नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गोदी मीडिया के चैनल। दिन भर चला रहे हैं कि लालू प्रसाद के परिवार में झगड़ा हो गया, भाई बहन में झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई ये नहीं चला रहा कि बिहार में मुख्यमंत्री तय नहीं हो रहा। नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने गए और इस्तीफा वापस लेकर चले आए। क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश की पार्टी तोड़ने की तैयारी में? कुछ और खेल चल रहा है बिहार में? और क्या कारण है पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रही है अब भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली के बम धमाकों के बाद पाकिस्तान का नाम लेने से कपकपी क्यों चढ़ रही है? अखलाक की मौत के बाद हत्यारों को क्यों बचाना चाहती है योगी सरकार? इन तमाम मुद्दों पर मैंने दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी से बातचीत की है। बड़ी रोचक बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद संजय जी। भैया, बिहार की गुत्थी तो आप ही के बस की बात है सुलझाना। मैं तो सुबह से लेके अब तक मेरी समझ में तो आता है। सुबह सुबह हुआ कि साहब नीतीश कुमार गए और इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी आ गई कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तो मैंने कही तो दे ही देना था, इसमें कोई नई बात हो गई। हम तैयारी कर रहे थे, तब तक पता चला कि वो गए गवर्नर साहब के पास, बढ़िया सी अदरक डाल के चाय वाय पी होगी उन्होंने, और फिर वापस चले आए बिना इस्तीफा दिए। और फिर ये हुआ कि बीजेपी अलग मीटिंग बुला रही है और नीतीश बाबू अलग मीटिंग बुला रहे हैं। मतलब बिहार में क्या अभी कुछ और बाकी है या नीतीश आराम से बन जाएंगे, या कुछ और खेल आप देख रहे हैं? बिहार की संभावना जरा मुझे समझाइए, मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। देखिए संजय जी, अगर आप देखें नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की पार्टी भी तो प्रचंड बहुमत लेके आई है भाजपा के साथ। बिल्कुल लेकर आई। तो सबको ये था कि भाई नीतीश कुमार जी आराम से मुख्यमंत्री बनेंगे, और अब तो वो भाजपा के रंग में रंग गए हैं। इसीलिए तो इतना बहुमत तो शायद उनको खुद भी नहीं लग रहा होगा कि इतनी सीटें उनकी आ जाएंगी। तो हमें तो लग रहा था कि भाजपा में और नीतीश में सब ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन वो खाली लग रहा है नहीं। नीतीश कुमार जी ने आज कैबिनेट मीटिंग की, राजभवन गए, लेकिन इस्तीफा देके नहीं आए। कई लोगों को लगा कहीं भूल तो नहीं गए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, ये भी आपको पता है। तो कहीं ऐसा हो कि इस्तीफा देना भूल गए हो गलती से, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जेब में रख के वापस ले आए हो? हाँ, वो देना भूल गए हो, और वो लिख के तो लेके गए थे जेब में, लेकिन वहां देना भूल गए गवर्नर साहब को। बात ये है कहने की कि नीतीश कुमार जी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसमें मुझे तो कोई दो राय है नहीं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सोच रही है कि इनको टैकल कैसे किया जाए। और ये भी आप जानते हैं कि मोदी शाह की जो चौकड़ी है, उन्होंने देश के किसी नेता को छोड़ा नहीं है, चाहे उसको बर्बाद किया हो, चाहे घुटनों पे लाए हो, सबको खत्म कर दिया है। आज मुझे पूरे भारत में नजर घुमा के अगर देखा जाए तो मात्र एक नेता है जो नीतीश कुमार हैं, जो शाम धाम दंड भेद कैसे भी टिके हुए हैं। और आज भी संभावना यह है कि उनके बिना भाजपा का गुजारा नहीं है। भाजपा उनको कैसे ले रही है, आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, वो भी बहुत चौकस हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आज संसदीय दल की मीटिंग, वो विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें फैसला हो जाएगा, और जो है सुबह इस्तीफा दे के आएंगे और शाम को मीटिंग में नाम तय हो जाएगा। अच्छा, वो पहले मोदी इनसे अपना इस्तीफा ले ले नीतीश जी से, और जब ये जो है सवारी इनकी निकल जाए, ये पैदल हो जाए, और पैदल का तो फिर सबको पता है क्या हाल होता है। उसने कहा हम गाड़ी में से उतरेंगे नहीं, पहले हमारी दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर दो, हम इसी में बैठे हैं तब तक। अब इनका कहना यह था कि मर्सिडीज आ रही है आपको लेने के लिए, और इसमें से एम्बेसडर में से उतर लीजिए। अब पता चला एम्बेसडर में से उतर लिए और मर्सिडीज आई नहीं, तो ना इधर के रहे ना उधर के। तो नीतीश जी ने कहा कि जब तक मर्सिडीज नहीं आ जाती तब तक हम एम्बेसडर में बैठे हुए हैं, अब उसका इंतजाम कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी यहां फंस गई है। तो वो जो मीटिंग होनी थी विधायक दल की, वो भी पोस्टपोन कर दी गई है, वो भी 19 तारीख को होगी। अब 19 तारीख को होगी, और ये तो क्रांतिकारी अखबार है, अब तो इंडियन एक्सप्रेस भी उस रेस में शामिल हो गया है। आज तो जो गोयंका का अवार्ड होता है, उस अवार्ड में मोदी जी व्याख्यान दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे ब्रांड में, और गोयंका जैसे जो उनका अवार्ड होता है, रामनाथ गोयंका अवार्ड, उसको मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मीडिया का क्या हाल है। और बचे कुछ
मलिक साहब, पिछली बार राम नायक गोयनका का जब अवार्ड चल रहा था, मिल रहा था, उसके पीछे जो स्पॉन्सर्ड की लिस्ट आती है, उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड बाय अडानी भी लिखा हुआ था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जो ग्रुप बचा हुआ था वहां पे एंट्री हो चुकी है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आ गए हैं। अब कोई ऐसी, तो सबसे पहली जो खबर आई थी जनसत्ता में, इंडियन एक्सप्रेस में, बिहार की, कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो हमें लगा था चलिए तो नॉर्मल इस्तीफा दे दिया है, दोबारा बनेंगे शायद। लेकिन बाद में वो खबर मैच कर गई मुंबई की उस खबर से कि धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल में क्या भर्ती हुए, तो वो उनका निधन ही हो गया। और निधन की खबरें चल गई और उनकी फिल्में बता दी गई, उनका पूरा इतिहास आने लगा टीवी पे। तो ये तो मीडिया है। तो उस मीडिया, अब ये मीडिया क्या करेगा जिसने खबर छाप दी? आप अभी अगर साइट चेक करेंगे उस पर कहीं वो खबर टंगी हुई होगी, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए उसके, जनसत्ता की खबर के वो नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है बाकायदा। जैसे वो वहीं खड़े थे भाई साहब पत्रकार, और उनकी आंखों के सामने दिया और उन्होंने फोटो भी खींच लिया। हद देखिए मीडिया की। खैर, अब बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने एक दांव चल दिया है, और उस दांव में फिलहाल तो मुझे भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ये दांव को काटने के लिए अगला कौन सा दांव लाती है, अगला कौन सा ब्रह्मास्त्र चलती है, इसका इंतजार अगले 2 दिनों में किया जाएगा। इसमें संजय जी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत है, नंबर 1 की पार्टी है। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार की जेडीयू में भी क्या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के, क्या भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग विधायक बन के आए हैं, और क्या नीतीश कुमार जी को अगर टाइट किया जाता है उनके तमाम विधायक और उनके सांसद उनके साथ खड़े होंगे? जिसकी उम्मीद मुझे तो बहुत कम है, क्योंकि जो क्रांतिकारी अभी है वही नहीं खड़े हो रहे। भाई संजय झा और लल्लन सिंह कहाँ खड़े हो रहे हैं? दिखने के लिए आपके साथ है वो, लेकिन भाजपा की जो नाव है उसमें तैयार बैठे हुए, वो पतवार लेके चलने को तैयार है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, एक तो ये देखना होगा। दूसरा ये होगा कि नीतीश कुमार को डे 1 से पहले भी मैं कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी इतनी आसानी से बिहार की बागडोर कम से कम भाजपा के हाथ में नहीं देंगे। और संजय जी आप देखिए, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट आप उठा के ले लीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां मामला सब आउट ऑफ कंट्रोल है। तो नीतीश कुमार के रहने से कम बिहार में एक चेक बैलेंस बना रहेगा, और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना कम से कम बिहार के और बिहारियों के हक में है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर्ची का को मुख्यमंत्री बनता है, फिर वो सरकार दिल्ली से चलेगी, और बिहार से, पटना से वो सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि आपको मालूम है जो दूसरे राज्यों की सरकार है वो सब दिल्ली से चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार और उनके समर्थक और उनके वोट देने वाले ये चाहेंगे? ये तो वक्त बताएगा। अब ये तो 20 तारीख को फैसला हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस प्रकार से आज बिहार में चीजें चल रही हैं और आप मंथन लोग कर रहे हैं, उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है, तेजस्वी यादव ने भी, कि भाई हमारे हार के क्या क्या कारण है, उस पर कुछ मंथन किया जाए। कितना बड़ा मजाक है। अगर हम देखें, जो चुनाव आयोग है उसको 2014 के बाद देखें, हम पहला तो छोड़ दीजिए, तो 2014 से पहले तो देश में कुछ हुआ ही नहीं है, सब बेकार है। चुनाव आयोग भी बहुत बेकार होता था, सब कांग्रेस के चेले चपाटे होते थे। लेकिन 14 के बाद जो क्रांतिकारी लोग रहे हैं, और हम पीछे से शुरू करें, 23 में तेलंगाना में चुनाव था, और रायतू बंधु बहुत फेमस, वहां की सरकार की उनकी केसीआर की बहुत लोकप्रिय एक योजना होती थी, और उन्होंने पैसे वैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करी, और चुनाव आयोग ने तुरंत कहा हो ये नहीं कर सकते आप, ये तो पैसा रिश्वत है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, राजस्थान के इलेक्शन हुए, राजस्थान के इलेक्शन में उन्होंने स्मार्टफोन देने की कोशिश करी, स्मार्टफोन योजना लाए, उसको तत्काल बंद कर दिया। और आप बाकी छोड़िए, अखिलेश यादव 2017 में लैपटॉप बांट के बहुत खुश हो रहे थे, और उन्होंने कहा हम स्मार्टफोन बांटेंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा रिश्वत नहीं देना है, बंद करिए इसको, तत्काल बंद कर दिया। और देखिए बिहार में तो कोई ऐसा पैसा बटा नहीं है, ना कोई पैसा ट्रांसफर हुआ। कल सुबह चुनाव है, कल सुबह वोटिंग है, और आज शाम को पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, और चुनाव आयोग सो रहा है कुंभकर्णी नींद।
ये वही चुनाव आएगा शायद। तो जब आप दूसरों का करेंगे, जब आप देखिए जहां कहीं कांग्रेस की सरकार हो, किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार हो, वहां आप तत्काल बंद कर देंगे, लेकिन जब भाजपा की हो वहां दूसरा चलेगा। तो ऐसे में सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। ममता बनर्जी भी लाई थी एक योजना। ममता बनर्जी की जो योजना थी, मैंने लिखा था, अभी बताऊं आपको, उनकी भी एक कृषक बंधु योजना थी। वो किसानों के खाते में कुछ पैसा भेजना चाह रही थी, उसको भी रोका गया। नवीन पटनायक की भी एक योजना थी, उसमें कुछ कैश ट्रांसफर की थी, वो भी रोक दी गई थी उड़ीसा में। तो आपकी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो तमाम योजनाएं रोक दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त रहता है। भाजपा का नाम आते ही कैसे वो मुलायम हो जाता है रबड़ की तरह, ये आज तक समझ में लोगों को नहीं आ रहा। कम से कम बिहार वालों को तो समझ में आया ही नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को कैसे रबड़ बनाती है, अब बात ये है देखने वाली, क्योंकि बिहार के जो रिजल्ट आने थे वो आ चुके। अब चाहे आत्ममंथन कांग्रेस करे, चाहे आत्ममंथन आरजेडी करे, आत्ममंथन करते रहिए। अब आगे होना क्या है, अब नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है सबकी नजरें टिक गई हैं। नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, अब ये देखने वाली बात है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेन स्ट्रीम के जो चैनल कहते हैं अपने आप को मेन स्ट्रीम चैनल है, सबसे तेज चैनल है, सबसे बड़े चैनल है, उन पर ये बुलेटिन आधे आधे घंटे के होने चाहिए थे। भैया सीएम के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही, नीतीश होंगे नहीं होंगे, एक लाइन की खबर नहीं है। लालू परिवार का झगड़ा मैं सुबह से देख रहा हूं आज तक के, इसके अलावा शायद कोई खबर ही नहीं आ रही है। या तो लालू झगड़ा, या मुसलमान कौन कौन है, इनके रहनुमा कौन कौन है, सिर्फ ये आ रही है। और एक बड़ी मजेदार खबर आई कि महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि ये प्रेशर वाली जो कुकर की तरफ फट रहे हैं दिल्ली वाले धमाके, उसकी निंदा हो रही। किसी ने नहीं कहा कि भैया इन्हीं महबूबा के संग मोदी जी ने सरकार बनाई। जिस समय महबूबा कह रही थी कि अफजल गुरु शहीद है, उस समय मोदी जी की सरकार गलवैया कर रही थी, सरकार बना रही थी महबूबा के लिए। ये जिक्र नहीं है कहीं पे भी। मतलब इस देश के जनमानस को किस तरह से भाजपा करण किया जा रहा है कि कोई भी याद न दिला दे कि इन्हीं महबूबा के संग तो मोदी जी ने दो दो झंडे लगवाने की बात, फरमान जारी हो गया था, कश्मीर में दो दो झंडे लगने लगे थे, महबूबा का अलग लगता था, मेरे पत्थर वालों को छोड़ दिया गया था। आज दिन भर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी जगह लालू परिवार का झगड़ा हो गया, बहन भाई भी झगड़ा हो गया, घंटों घंटों बुलेटिन। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे ये टीवी चल रहा है, उसपे भी वही केवल लालू और झगड़ा, कहीं जिक्र नहीं है कि नीतीश बनेंगे नहीं बनेंगे। ये देश के लोग क्या बिल्कुल टीवी चैनल देखना बंद ही कर देंगे तब मानेंगे ये लोग, या कोई और तरकीब है गोदी मीडिया से निपटने की? देखिए संजय जी, ये तो पहले से हमें कहते रहे हैं कि किस्मत बहुत अच्छी है मोदी जी की। एक नया कुछ न कुछ मुद्दा इस प्रकार का आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का बड़ा परिवार है और तमाम सियासी जो परिवार है उसमें चीजें होती हैं। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, अखिलेश यादव जी के मंच पे ही हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी को खूब मौका मिला था करने का। शिवपाल यादव अलग हो गए थे, फिर जो इनके छोटे भाई हैं प्रतीक यादव, उनकी पत्नी तो भाजपा में ही चली गई थी। और ये तो देखिए जो सियासत होती है उसमें, ये तो अंग्रेजों ने नारा हमें दिया, फूट डालो राज करो वाली बात, ये सबसे बेस्ट है, तो परिवार को तोड़ दो। अब आप ये देखिए कि क्यों ना हम ये माने कि चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। अगर भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ले लिया प्रतीक यादव की पत्नी को? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों डोरे डाले शिवपाल यादव पे? तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ये नया पैंतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार मेनका गांधी को मुख्य केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया है। उसके बेटे को भी वरुण गांधी को भी सांसद बनाने का काम किया है, वो लगातार किया है। और अब क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्होंने कुछ अगर विरोध के सूत उठा दिए और जरा सा भी कहीं वो सॉफ्ट हो गए कांग्रेस के लिए, या उन्होंने धरातल की कोई बात पूछ ली तो उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य सब जानते हैं, इसमें कोई एक नई चीज नहीं है। जितना आप लालू के ऊपर कीचड़ उछाड़ोगे बिहार में, उतना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। शायद ये सोच के ये कृत्य वहां किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलतियां हुई हैं, और अगर कोई गलती है
इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लालू के परिवार में भी कंट्रोल लालू का नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी इस प्रकार से नहीं है, और तेजस्वी कम से कम इस तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं अभी कि वो पूरे परिवार को अपने साथ लेके चल सके और परिवार को कंट्रोल कर सके। इसलिए बाहरी लोग आए, बाहरी लोग कौन है, क्या है, आपने क्या उनकी तहकीकात की है, कि वो लंबा इशू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, और वो किसी के परिवार का निजी मामला है। अभी हमें सारी सच्चाइयां भी नहीं पता है। हम किसी गोदी मीडिया की तरह एक कहानी शुरू कर दें और बाद में कुछ लेना देना है ही नहीं उसका, तो मुझे लगता है कि मैं तो कम से कम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये लालू और उसके परिवार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर वो इस तरह से चीजें उनके परिवार में चल रही हैं। और दूसरा क्या है कि उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई बेटी ने किडनी दी है और बेटी घर की इज्जत होती, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन दूसरे लोग इस पे कहने वाले कौन है, पहले वो अपने घर में तो झांक के देख लें। जी, आपका माइक बंद है। ये ठीक बात है कि परिवार के झगड़ों की बात नहीं करनी चाहिए। और इस बीच में उत्तर प्रदेश की भी एक खबर बड़ी सुर्खियां ले रही है। अखलाक की एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, मॉब लिंचिंग हुई थी, उसको पीट पीट के मार डाला गया था। कितनी दर्दनाक घटना थी, पूरी दुनिया में छपा था। और जो घर से मीट मिला था वो मीट भी प्रतिबंधित नहीं था, बीफ नहीं था, वो बकरे का मीट था, लेकिन वो गाय का मीट किया गया, उसको मार दिया गया था। सरकार ने उन हत्यारों के कार्रवाई नौ के मुकदमा वापस लेने की मांग की है। आप दुर्भाग्य देखिए, एक बेगुनाह को पीट पीट के मार दिया गया, सरकार कह रही है कि साहब जिन्होंने मारा उनके मुकदमे वापस ले लो। कहीं कुछ नहीं है, न्याय व्याय कुछ नहीं है। नहीं देखिए संजय जी, ये तो इसमें कोई दो राय इसलिए नहीं है कि ये तो सियासी मामला है और सियासत के हिसाब से ये चीजें होती है। कई बार आपने देखा, अभी बीच में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में चला था, वो मोहम्मद के नारे मंदिरों पे लिखे हुए थे और मस्जिदों पे लिखे हुए थे, और जब वो कई लोग पकड़े गए तो उसमें षड्यंत्रकारी पकड़ी गए और वो मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे थे और उसमें हिंदू ये थे। ये तो पुरानी पद्धति इस पार्टी की है। अगर आप इसमें बारीकी से जांच करना चाहते हैं तो आप 2-3 दिन का टूर गुजरात का कीजिए। गुजरात में तो ये चीजें बहुत पहले से चलती रही हैं और वहां पे सफल भी हुई हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो ये तो सियासत में चलती रहती हैं। इन चीजों में देखिए आज क्या है संजय जी, के बम विस्फोट हुए दिल्ली में, 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, सारी चीजें सामने आ गई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रधानमंत्री ने, किसी गृह मंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और ये घुमा दाएं बाएं की, इनसे आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए, लालू प्रसाद के परिवार पर टिप्पणी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास समय है, लेकिन जो देश के ऊपर हमला हुआ है, बम विस्फोट कहां से हुआ है, कैसे इतना क्विंटलों जो है ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक आ गया है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। दिल्ली जैसी जगह में वो आदमी क्विंटलों विस्फोटक लेके घूम रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कौन लेके आया? हमारी आईबी कहाँ थी? हमारे गुप्तचर विभाग कहाँ थे? हमारी एजेंसियां कहाँ थी? इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। अगर आप बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे, बहुत ज्यादा बात करेंगे, तो पूरा तोप का मुंह आपकी तरफ ही घूम जाएगा और आप ही को देशद्रोही और वो उन्हीं के साथ जोड़ दिया जाएगा आपको, अगर आप बात करेंगे तो। और आपको बताया जाएगा आप उनके ज्यादा हितैषी बन रहे हैं। तो इसलिए आज इस मुद्दे पे देखेंगे कि पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई पत्रकार बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है, सबको डर लगने लगा है। आप देखिए कि कुछ बच्चे पोल्यूशन का विरोध करने के लिए इंडिया गेट पे चले गए और उनको सबको धर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको पोल्यूशन दिल्ली में इतना हो रहा है, लोग मर रहे हैं, दम घुट रहे हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, इस समस्या का सवाल पूछने का अधिकार आपको नहीं है। और आपकी 3 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते। और ये लोग सवाल पूछते थे, घड़े फोड़ते थे, प्याज की माला पहन के बैठते थे, पेट्रोल के टैंकर लेके बैठते थे, गैस का सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन करते थे। ये सब कर सकते हैं, लेकिन इनका विरोधी अगर कुछ भी करेगा वो देशद्रोही घोषित हो जाएगा। तो आप कैसे कोई सवाल पूछ सकते हैं? आपको सवाल पूछने का अधिकार कहाँ है? पॉल्यूशन चुपचाप सूंघते रहिए आप। जब जब पॉल्यूशन की कहीं कोई बात आएगी तो कह देंगे वो पंजाब में पराली जल रही है। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि पंजाब में पराली जलती है
वो कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें पराली का धुआं वहां से बैठता है और वो चंडीगढ़ होते हुए करनाल पानीपत होकर सीधा दिल्ली में रुकता है, दिल्ली में आके ठहर जाता है, हिलता ही नहीं है दिल्ली से। वो दिल्ली से आगे जाए भाई, आगरा जाए, बनारस जाए, कहीं और जाए। प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाए, थोड़े दिन बनारस घूमे, दिल्ली में ही क्यों रुक जाता है ये? क्योंकि दिल्ली में तो कोई पोल्यूशन हो नहीं रहा है, ना दिल्ली में कोई इमारतें बन रही हैं, ना टायर घिस रहे हैं गाड़ियों के, ना इंजन जल रहे हैं, ना फैक्ट्री चल रही है। आपको पता है लुटियंस जोन में पिछले 3 साल 4 साल से कितना पोल्यूशन है, धूल उड़ रही है, नई नई इमारतें बन रही हैं, उस पर आप 1 महीने के लिए भी ब्रेक नहीं लगा रहे, बाकी चीजों को आप बंद कर दे रहे। आपने जो दूसरे साधारण लोगों के मकान बनने थे, बाकी चीजें थी, उस पर आपने पिछली बार कई बार प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े किले बन रहे हैं लुटियंस जोन में, जो नई पार्लियामेंट बनी है, दूसरी चीजें बनी है, उस पर क्यों नहीं आपने 2 महीने बैन लगाया कि भाई पॉल्यूशन है और इसमें काम बंद कर दीजिए 2 महीने? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी बना के जल्दी उद्घाटन करना है। तो आप ये कौन मर रहा है, किसको दिक्कत हो रही हो वो जाने, हमारा काम नहीं है ये। तो इसलिए सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी, जो मर रहा है वो जाने, जिसको पोल्यूशन में दिक्कत हो रही है वो जाने। हम लोगों ने तो अपना जो है फव्वारा लगा दिया है, जो पोल्यूशन का वो डिटेल बताती है मशीन, उसके आगे फव्वारा चल रहा है और वो आधा रेट बता रही है। पोल्यूशन है 500 तो वो बता रही है 250, पोल्यूशन है 900 तो वो बता रही है 350। आप देख लीजिए, दो तरह के मीटर दिल्ली में चल रहे हैं। अगर आप अपने निजी मीटर से देखते हैं, हमें कई लोग भेज रहे हैं यहाँ दिखा के कि भैया अभी 800 है, हमने कह रही है तो 250 दिखा रहा है, मोबाइल में 300 दिखा रहा है। बोला आप देखते रहिए वो फव्वारे वाला मीटर। तो ये दिल्ली में चल, तो इनसे आप निपटेंगे कहाँ, और कहाँ निपटेंगे आप इनसे? सही बात है, बताइए। एक आखिरी सवाल केपी मलिक साहब, जोर से छींक भी आ जाती थी ना तो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, कहीं किसी को गोली मार दी, पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। दिल्ली में बम फटे, किसी गोदी मीडिया के एंकरनियों ने नोएडा में ये नहीं कहा पाकिस्तान का हाथ है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं कह रहे पाकिस्तान का हाथ है, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहलगाम की घटना के बाद अगर अब इस तरह की आतंकी घटना हुई तो देश पर हमला माना जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो अब पाकिस्तान का नाम ले दिया तो जनता कहेगी अब पाकिस्तान पे हमला करो और निपटो। केवल इस वजह से पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया हमने। नहीं, वो तो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो बंद थोड़ी हुआ था, वो तो होल्ड किया गया था, उसको तो दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ये तो वही प्रधानमंत्री जी है ना जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, शायद वही है, उड़ीसा वाले नहीं है ये। और ये वहां पे जब ताज होटल पे और ओबराय होटल पे और मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, तो ये तो गुजरात छोड़ के सीधे मुंबई की फ्लाइट पकड़ के चले गए थे तो। और वहां कैमरे के सामने इन्होंने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी वो कोई भूल थोड़ी सकते हम लोग। इन्होंने बताया था बाकायदा, और इन्होंने नींद से जगाने की कोशिश की थी मनमोहन को कि मनमोहन नहीं है, मौन मोहन है, बोलते नहीं है, ये सीबीआई इनके पास है और इनके पास जो सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, थे फिर कहां से लोग आ रहे हैं ये? इन्होंने हजारों सवाल पूछ लिए थे, हर जगह जा जाकर सवाल पूछ रहे थे। और यहाँ जो उस टाइम कांग्रेस के गृह मंत्री थे वो हर घंटे ब्रीफ दे रहे थे मीडिया को। और जब उन्होंने कई बार आए, अगली बार आए तो कपड़े बदल के आ गए, उनको किसी मीटिंग में जाना होगा, किसी प्रोग्राम में जाना होगा। हम लोगों ने कहा अजीब मुख्य ये होम मिनिस्टर है, वहां मुंबई में इतने लोग मर रहे हैं और ये कपड़े बदल रहे हैं। तो वही नैरेटिव बन गया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, आप याद कीजिए। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी रेलवे की घटना हो गई थी आपके इलाहाबाद में, पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था। आज तो इस्तीफा मांगना बेईमानी हो गया, देना तो दूर की बात है, मांग के देखिए आप ही के पीछे पड़ जाएंगे। हमें और आपको ही ट्रोल करेंगे आपके कार्यक्रम में नीचे लिख के कि ये चौधरी बन के इस्तीफा मांग रहे, पहले अपने गिरेबान में झांक लो, बताइए। अरे भैया हम पत्रकार हैं, हमारा तो काम है मांगना, आप दीजिए ना। हमने तो कांग्रेस से भी मांगा था, 2G घोटाले में, कोल घोटाले में मैंने तो कांग्रेस से भी मांगा था और बहुत ज्यादा लिखा था मैंने, कोल घोटाले पे तमाम आर्टिकल और खबरें लिखी थी। तो सवाल कौन पूछेगा? पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? जी ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपसे बात करके मुझे बड़ी एनर्जी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।